इंडिया में सिंगल जुडिशरी सिस्टम चलता है, ये तो हमने इसके पहले भी देखा है। और जैसे अगर हमारे देश में सिंगल जुडिशरी सिस्टम चलता है तो इसका मतलब ये है कि सबसे ऊपर इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट्स हैं और हाई कोर्ट्स के नीचे फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मतलब लोअर कोर्ट्स हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को लेके हमने पहले पढ़ लिया कि जो केसेस सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वो केसेस पे दिया हुआ जजमेंट जो है वो लास्ट रहता है ना, उसके खिलाफ हम लोग कहीं अपील नहीं कर सकते। तो देश के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है। लेकिन रही बात हाई कोर्ट्स की, तो हाई कोर्ट्स का भी अपना एक महत्व है, क्योंकि हाई कोर्ट का हर एक हाई कोर्ट का अपना एक रीजन है, और जिस रीजन में वो हाई कोर्ट है बेसिकली उस पर्टिकुलर रीजन के लिए वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है। वो पर्टिकुलर रीजन के लिए बोल रहा हूँ। जैसे अगर हम लोग बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट के रीजन में, टेरिटरी में महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली एंड दीव दमन इतना रीजन आता है। तो बेसिकली इन रीजन के लिए सुप्रीम कोर्ट हम लोग बॉम्बे हाई कोर्ट कह सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम लोग बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ ऊपर जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट इस रीजन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट का महत्व दिखता है। दूसरी बात कि ये जो इंस्टीट्यूशन है हाई कोर्ट्स, ये हमारे देश के लिए कुछ ऐसा नया इंस्टीट्यूशन नहीं था। जैसे एग्जांपल लेंगे कि हमने प्राइम मिनिस्टर इस पोस्ट को क्रिएट करे, हमने प्रेसिडेंट इस पोस्ट को क्रिएट करे, सुप्रीम कोर्ट को हमने क्रिएट करे, कैग को हमने क्रिएट करे। वैसे हाई कोर्ट्स को अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था तब से इंडिया में ये व्यवस्था हमें दिखती है। 1861 में सबसे पहले एक एक्ट हुआ था, जिस एक्ट को हम लोग सीधा सीधा हाई कोर्ट एक्ट के नाम से ही जानते हैं। और इस हाई कोर्ट एक्ट में ये प्रोविजन था कि इंडिया में एटलीस्ट 4 जगह पे हाई कोर्ट निर्माण किया जाए। अब इस हाई कोर्ट एक्ट में जो भी प्लेसेस थे उसके आधार पे फाइनली इंडिया के फर्स्ट 3 हाई कोर्ट्स 1862 में इस्टेब्लिश होते हुए दिखते हैं, जो हाई कोर्ट्स थे कोलकाता, बॉम्बे एंड मद्रास। सेम ईयर 1862 3 हाई कोर्ट्स हमें दिख, और ये हमारे देश के पहले हाई कोर्ट्स हैं। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट 14 अगस्त 1862 ओल्डेस्ट हाई कोर्ट में से एक। बोलने के लिए हम भले कहते हैं कि पहले हमारे 3 हाई कोर्ट्स कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास, सीक्वेंस भी यही है। मतलब अगर पूछा जाए कि भाई फर्स्ट हाई कोर्ट कहाँ पे, तो कलकत्ता में ही है और सेकंड हाई कोर्ट जो है वो बॉम्बे में है, यही सीक्वेंस। और जैसे मैंने कहा कि 1861 के हाई कोर्ट एक्ट में ना 4 जगह पे हाई कोर्ट्स के लिए प्रोविजन था। उन 4 जगह में से 3 जगह पे हमने 1862 को इम्प्लीमेंट किया, और जो 4th हाई कोर्ट था वो फाइनली 1866 में आया, और वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट्स को लेके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हमें दिखती थी पहले, उसे हम पढ़ना मतलब ज़रूरी है क्योंकि उसको चेंज किया। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ये थी हाई कोर्ट के लिए कि हर एक सिंगल स्टेट के लिए एक स्पेसिफिक हाई कोर्ट रहेगा, ये प्रोविज़न था हाई कोर्ट को लेके। लेकिन ये जो प्रोविज़न दिख रहा है कि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट दिखेगा। तो पहली बात, अगर अभी हम लोग स्टेट्स की बात करें तो इंडिया में आज 28 स्टेट्स हैं। इसके अलावा अगर हम लोग यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 8 यूनियन टेरिटरी है। तो ऐसे इस हिसाब से तो 36 एरियाज हो गए। तो 36 एरियाज के लिए एटलीस्ट 36 हाई कोर्ट्स तो रहे। चलो टेरिटरीज को छोड़ दो, यूनियन टेरिटरीज को हम लोग स्टेट्स ही कंसिडर कर लेते कि हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट रहे, तो एटलीस्ट 28 तो हाई कोर्ट रहना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग हमारे देश में हाई कोर्ट्स देखें तो 25 हाई कोर्ट्स हैं। 25th हाई कोर्ट 2014 में इस्टेब्लिश हुआ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए। तो 28 स्टेट्स और हाई कोर्ट से 25। तो इसका मीनिंग तो बड़ा क्लियर है कि हर एक स्पेसिफिक स्टेट के लिए एक स्पेसिफिक हाई कोर्ट नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भले ही बता रहा है कि हर एक स्टेट के लिए हर एक हाई कोर्ट हो, स्पेसिफिक हाई कोर्ट हो, लेकिन इस प्रोविजन को चेंज किया गया था 1956 को 7th अमेंडमेंट से। और 7th अमेंडमेंट करके इस प्रोविजन को ये किया गया कि प्रेसिडेंट 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं। हर एक रीजन के लिए, हर एक स्टेट के लिए एक सेपरेट हाई कोर्ट की ज़रूरत नहीं है। हम 2 स्टेट्स के लिए एक ही या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए एक हाई कोर्ट बिल्कुल अपॉइंट कर सकते हैं। आज अगर हम लोग देखें तो इंडिया में आज टोटल 25 हाई कोर्ट्स है। उसका एकदम सीक्वेंस देखने की तो ज़रूरत नहीं है, पहले 4 हाई कोर्ट्स तो हमने देख ही लिए। लेकिन हाँ, उसे थोड़ा सा हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ मतलब 1947, तो 1947 तक देश में 8 हाई कोर्ट्स थे। 9th हाई कोर्ट
देश की आज़ादी के बाद 1948 में हुआ है और वो था गुवाहाटी। ये 9th हाई कोर्ट। तो तब से लेके आज फिर हमें 25 हाई कोर्ट दिखते हैं। इसके अलावा और कई साल, मतलब 2000 लगभग 2011 तक 13 तक इंडिया में 21 हाई कोर्ट्स। लेकिन एक ही साल 2011 ही होगा, 13 ही होगा वो, 2013 में ही 2013 में नए से 3 हाई कोर्ट्स एक ही साल में बनाया गया और वो था मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा। 21 हाई कोर्ट से 3 हाई कोर्ट्स बने, मेघालय के लिए सेपरेट, मणिपुर के लिए सेपरेट, त्रिपुरा के लिए सेपरेट, तो उस हिसाब से फिर 24 हुए। और फाइनली जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो ऑफ कोर्स अब दोनों एरियाज़ के लिए हमें हाई कोर्ट्स भी अलग अलग करने पड़ेंगे और इसी कारण फिर सामने 2019 में लेके 25 हाई कोर्ट के नाम से आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, ऐसे नहीं कि तेलंगाना, नहीं, दोनों स्टेट अलग हुए हैं। तो कहने के लिए यही कहते हैं कि नया हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश के लिए और नया हाईकोर्ट तेलंगाना के लिए 25th हाईकोर्ट। उस हिसाब से आज 25 हाईकोर्ट हमें ये बात समझने जैसे हो जाएंगी कि जैसे हम लोग ये कह रहे हैं कि भी हर एक स्टेट के लिए एक सेपरेट हाईकोर्ट तो है नहीं। मतलब कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिस स्टेट्स को लेके 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट को लेके एक ही हाईकोर्ट हमें दिख रहा है। ये जो 25 हाईकोर्ट्स है ना, इन 25 हाईकोर्ट्स में से कुछ हाईकोर्ट्स हमें कॉमन हाईकोर्ट्स भी दिखेंगे और कॉमन हाईकोर्ट्स को लेके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 231 में की गया। अब ये कॉमन हाईकोर्ट क्या है? तो ये कॉमन हाईकोर्ट ही 2 स्टेट या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए हाईकोर्ट, जिसे कॉमन हाईकोर्ट कहते हैं, आर्टिकल 231 में इसका प्रोविजन है। और इन 25 हाईकोर्ट्स में से 3 हाईकोर्ट्स कॉमन है। 3 हाईकोर्ट्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो एक हाईकोर्ट है इसमें से बॉम्बे हाईकोर्ट, एक है गुवाहाटी और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। और अगर इनका अगर हम लोग रीजन देखें, बाकी लगभग हर स्टेट के लिए हमें एक हाईकोर्ट दिखता है। जैसे एग्जांपल लेंगे, अगर हम लोग छत्तीसगढ़ चले जाए तो छत्तीसगढ़ में हमें हाईकोर्ट दिखेगा बिलासपुर हाईकोर्ट। तो बिलासपुर हाईकोर्ट का रीजन जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ को कवर करता है। हम लोग एमपी चले जाए तो एमपी में हमें दिखेगा जबलपुर हाईकोर्ट, जो पूरा एमपी कवर करेगा। यूपी चले जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट दिखेगा। तो हर अलग अलग इसमें हमें दिखता है। लेकिन ये 3 जो हमें कॉमन हाईकोर्ट दिख रहे हैं, जिसमें से एक जो बॉम्बे हाईकोर्ट है, तो बॉम्बे हाईकोर्ट का रीजन मैंने आपको जैसे बताया, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली एंड दीव दमन। देश के बड़े हाई कोर्ट्स में से बॉम्बे हाईकोर्ट। यहाँ पे और एक बात समझने जैसी है, मैंने बॉम्बे हाईकोर्ट को बिल्कुल भी गलती से भी मुंबई हाईकोर्ट ऐसे नहीं कहा है ना। जबकि हम लोग आज बॉम्बे को बॉम्बे नहीं कहते हैं। बॉम्बे का नाम चेंज हुआ 1991 के बाद, हम उसे मुंबई कहते हैं, टिपिकल मराठी नाम दिया। लेकिन जिस भी स्टेट्स के नाम बदले हैं, जैसे अगर हम लोग तमिलनाडु चले जाए तो आज हम लोग तमिलनाडु कहते हैं ना, पहले थोड़ी कहा जाता तमिलनाडु, पहले तो चेन्नई मद्रास कहा जाता था, राइट। सो आज भी जिन जिन स्टेट्स के नाम चेंज हुए वो स्टेट्स के नाम चेंज हुए, हाईकोर्ट्स के नाम चेंज नहीं हुए। आज भी हम लोग बॉम्बे हाईकोर्ट ही कहते हैं, उसे चेंज नहीं किया गया। उधर साउथ में चले जाओगे तो वहाँ पे आपको मद्रास हाईकोर्ट ही दिखने वाला है, उसे चेन्नई हाईकोर्ट नहीं कहा जाता, ठीक है। तो जो ओल्ड नेम थे वही है। अच्छा, एक तो बॉम्बे हाईकोर्ट का रीजन हमने क्लियर कर दिया। रही बात पंजाब एंड हरियाणा के लिए, तो बेसिकली ये चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ में बना हुआ ये जो हाईकोर्ट है, ये चंडीगढ़ को भी सर्विस देता है, पंजाब को भी देता है और हरियाणा को भी देता है, ठीक है। और रही बात बीच वाला जो हाईकोर्ट है, गुवाहाटी हाईकोर्ट, तो पहले तो थोड़ा सामने आओ और आप सोचो कि जब देश में 21 हाईकोर्ट थे, उसके बाद जो 3 हाईकोर्ट्स बने 22, 23, 24, तो वो मेघालय, मणिपुर एंड त्रिपुरा थे। उसके पहले अगर आप जाओगे ना, नॉर्थ ईस्ट हम जिसे कहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब उसे हम लोग 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। 7 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, असम, राइट। ये जो 7 स्टेट्स हैं, इन 7 स्टेट्स के लिए एक ही हाईकोर्ट था, गुवाहाटी, एक ही। 2013 में 3 हाईकोर्ट्स नए बने, राइट। अब यहां जो गुवाहाटी हाईकोर्ट दिख रहा है, तो 7 में से तो ठीक है, हमने 3 स्टेट्स के लिए 3 हाईकोर्ट्स बनाए हैं, मतलब अभी भी 4 स्टेट्स के लिए एक ही गुवाहाटी हाईकोर्ट है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के लिए। क्लियर? सो ये हम स्टेट्स की बात कर रहे हैं ना, हमने तो यूनियन टेरिटरी की बात ही नहीं की अब तक। ये 28 स्टेट्स के लिए हम ये हाईकोर्ट्स देखे हैं। रही बात यूनियन टेरिटरी को लेके, तो यूनियन टेरिटरी को सेपरेट हाईकोर्ट्स का कई प्रोविज़न हमें नहीं दिखता। एक प्रोविज़न दिखता है आर्टिकल 241 में, लेकिन
किसी जिसे हम लोग कहेंगे कि यूनियन टेरिटरी के लिए सेपरेट हाई कोर्ट हो, ऐसा कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। हाँ, लेकिन एक्सेप्शनली 8 यूनियन टेरिटरी में से एक यूनियन टेरिटरी है जिस यूनियन टेरिटरी को सेपरेट हाई कोर्ट दिया गया, और वो है दिल्ली। सिर्फ दिल्ली, इसी यूनियन टेरिटरी को सेपरेट हाई कोर्ट हमें मिलेगा, दिल्ली हाई कोर्ट। 1966 में भी अभी केजरीवाल जी का केस हाई कोर्ट में था क्या? हाई कोर्ट में था, लोअर कोर्ट में था, याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन पता होगा ना आपको कि हो गया केस, सॉल्व हो गया। वो तो ऐसे ही सॉल्व होने वाला था, मतलब ये बड़ा कॉमन मामला था कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ है। लेकिन अब केजरीवाल भी देखो अच्छा पॉलिटिशियन बन गया है, मतलब आते से ही जो इंटरव्यू दिया उन्होंने, तो देखा इंटरव्यू सब, पहले इमोशनल पंच मार दिया उन्होंने, रोना धोना एंड ऑल दैट, वो तो करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है पॉलिटिक्स में ये सारी चीज़ें। एनीवेज, अब 8 यूनियन टेरिटरीज के लिए बस एक ही यूनियन टेरिटरी को खुद का हाई कोर्ट है, बाकी 7 को नहीं है। तो बाकी 7 को नहीं है तो बाकी 7 के लिए क्या प्रोविज़न किया जाता है, उससे एक काम करते हैं हम लोग, अभी देख लेते हैं। अभी हम लोग लिख लेते हैं कि बेसिकली बाकी हाई कोर्ट्स, मतलब बाकी यूनियन टेरिटरीज के लिए क्या, तो जैसे क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेंगे, अंडमान निकोबार का पार्ट हमने सेपरेट हाई कोर्ट नहीं रखा। इसके अलावा यहाँ लक्षद्वीप का पार्ट, इसके लिए सेपरेट हाई कोर्ट नहीं है। इसके अलावा तमिलनाडु के पास एक पौंडीचेरी मिलेगा आपको, ठीक है, उसके लिए भी सेपरेट हाई कोर्ट नहीं है। फिर रही बात, अभी नए से आया है लद्दाख, ये 4 हो गए। इधर दादरा नगर हवेली, दीव दमन एक ही हो गया ये तो अभी। इसके अलावा चंडीगढ़, इसके अलावा दिल्ली, 1 2 3 4 5 6 7 और कौन, हाँ जम्मू कश्मीर, हाँ जम्मू कश्मीर को भूल गया। तो हमें उस स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। वैसे हम जब यूनियन टेरिटरी पढ़ेंगे ना, तब आपको और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर होगी। अब ने स्टेट्स पढ़ा है, स्टेट्स पढ़ा है मतलब अभी जो 28 स्टेट्स है वो कैसे बने, कौन से बने, ये सारा सीक्वेंस हमने देखा है। तो देखो, जैसे हमने कहा था कि पहले 14 स्टेट थे, 15th जो स्टेट बना था वो महाराष्ट्र, गुजरात। जो भी स्टेट्स बने ना, उसमें से कुछ देखना आप कि कुछ स्टेट जो है वो पहले यूनियन टेरिटरी थे, उसके बाद वो स्टेट बने। जैसे हिमाचल प्रदेश 18th स्टेट, ये पहले यूनियन टेरिटरी था। इसके अलावा भी नॉर्थ ईस्ट का कुछ रीजन था, वो यूनियन टेरिटरी था, उन्हें हम लोग चीफ कमिश्नर की प्रोविजंस कहते थे, इन्हें स्टेट बनाया गया। लेकिन अगर हम लोग ऐसा कोई एरिया देखें जो पहले स्टेट था और वो यूनियन टेरिटरी बना, तो वो जम्मू कश्मीर है, वो एक्सेप्शनल है, वो जम्मू कश्मीर है। और इसी कारण जब वो स्टेट था तो स्टेट में असेंबली थी, ये असेंबली आज भी रखी गई, क्योंकि हम बिल्कुल भी किसी यूनियन टेरिटरी को ये प्रोमिसेस नहीं देंगे भाई कि जैसे बाकी स्टेट्स को हम लोग सारे प्रोविजंस दे रहे हैं ना, वैसे आपको भी मिलेंगे। ऐसे थोड़ी रहेगा, जैसे सेपरेट हाई कोर्ट, सेपरेट लेजिस्लेचर, ऐसा उन्हें मिलेगा ही, ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग। लेकिन असेंबली पहले था जम्मू कश्मीर में, आज हमने उसे एज इट इज रखा। सेम पहले भी जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट था, वो हाई कोर्ट आज भी है। तो आज यूनियन टेरिटरी के नाम से दिल्ली को अपना एक सेपरेट हाई कोर्ट, और उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लिए भी अपना एक सेपरेट हाई कोर्ट है। तो 8 में से 2 ऐसे निकाल लो। रही बात 6 की, तो दादरा नगर हवेली, दीव दमन, मतलब ये जो एक ही यूनियन टेरिटरी है उसका तो हिसाब लगा दिया हमने, बॉम्बे हाई कोर्ट का रीजन जाता है। रही बात चंडीगढ़ की, उसका भी हिसाब निकल गया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इसके लिए काम करेगा। अब जो बचे हुए टेरिटरीज है, जैसे पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, लद्दाख, तो उसके लिए देखो क्या बेसिकली काम करेगा। इनके लिए हमने कोई ऐसे सेपरेट हाई कोर्ट नहीं खोल के रखे हैं। हमने प्रोविजन ये किया है, 241 में ये प्रोविजन होगा कि उस यूनियन टेरिटरी के आसपास वाले हाई कोर्ट का जो जुरिडिक्शन है वो हम लोग पर्टिकुलर टेरिटरी तक जो है वो पहुंचाएंगे। जैसे पहली बात एकदम क्लियर रखो, किसी भी हाई कोर्ट को अपने रीजन के बाहर जाके अपने पावर्स दिखाने का राइट नहीं है। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट गुजरात जाके कुछ नहीं कर सकता, गुजरात के लिए गुजरात का हाई कोर्ट देखते बैठेगा, ये बॉम्बे के टेरिटरी में नहीं आता। लेकिन पार्लियामेंट इनके पावर्स और उनके जुरिडिक्शन को बढ़ा सकते हैं, और इसी कारण कुछ हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जिनके पावर्स को बढ़ाया गया, कहां तक, तो उनके नजदीक के यूनियन टेरिटरी तक। जैसे अंडमान निकोबार का खुद का हाई कोर्ट नहीं, लेकिन अंडमान निकोबार के पास कौन सा एरिया आता है, अगर हम लोग अच्छे से देखें रीजन को, तो आता है कलकत्ता। इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन यहां तक जाता है, ठीक है। देन पौंडीचेरी तो बड़ा सिंपल है, मद्रास को लग की है, तो बेसिकली मद्रास हाई कोर्ट
पौंडीचेरी के लिए काम करेगा, कलकत्ता हाई कोर्ट अंडमान निकोबार के लिए। लद्दाख भी बड़ा सिंपल है अब मामला, लद्दाख के पास जम्मू कश्मीर है तो हम लोग जम्मू कश्मीर का ही टेरिटरी। और रही बात यहाँ पे आपके लक्षद्वीप की, यस, तो लक्षद्वीप के सबसे पास वाला जो रीजन है वो है केरला। हाँ, लेकिन केरला का आपको कैपिटल पता है? तिरुवनंतपुरम, राइट, ठीक है। लेकिन एक ज़रूरी और बात, हमारे कंट्री के जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट का देखो मामला कितना क्लियर है ना कि हाँ ठीक है, महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई है और कैपिटल की जगह पे हाई कोर्ट का बेंच है, राइट। लेकिन हर स्टेट के कैपिटल में उनके हाई कोर्ट्स रहेंगे ही ऐसा नहीं है। लगभग 7 से 8 स्टेट्स ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल हैं, जहाँ पे उनके कैपिटल में हाई कोर्ट्स नहीं है। उनका भी लिस्ट लिख लेते, लेकिन उसमें से एक ये है, पहले इसको क्लियर कर देते। केरला नज़दीकी एरिया है, केरला का कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, लेकिन तिरुवनंतपुरम में इनका हाईकोर्ट नहीं है। केरला का हाईकोर्ट एर्नाकुलम में है, इसलिए एर्नाकुलम के पावर्स जो है वो लक्षद्वीप तक पहुंचते हैं। तो लिखो एर्नाकुलम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 216 में मतलब हर हाईकोर्ट में कितने क्या जजेस रहेंगे एंड ऑल दैट, इसको लेकर प्रोविजन किया गया है। तो देखो कैसा है ना कि जब हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़े तो सुप्रीम कोर्ट में मामला बड़ा क्लियर था भाई। क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे 10 सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, तो उसका एक नंबर डिसाइड करना इजी है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन यहाँ तो अब हाई कोर्ट अलग अलग है। दूसरी बात कि ऐसा भी नहीं कि मतलब जहाँ जहाँ जिस एरिया के लिए हमने हाई कोर्ट्स खोले हैं उन सारे एरियाज़ का पॉपुलेशन एंड ऑल दैट केसेस का नंबर ये इक्वल है, ऐसा तो नहीं है। कुछ स्टेट छोटे हैं, आप सोचो मणिपुर जैसे स्टेट में अगर हाई कोर्ट है तो आप सोचो कि वहाँ पे ऐसे कितने ही केसेस जाते होंगे। मेरे ख्याल से हार्डली 8 जजेस बैठते हैं वहाँ पे। तो हर हाई कोर्ट का कंपोजिशन ये तो अलग अलग होगा ना, ये बिल्कुल ऐसा हम लोग एक नंबर नहीं दे सकते हैं। लेकिन किसी भी हाई कोर्ट में कितने जजेस बैठेंगे, मतलब हाई कोर्ट का कंपोजिशन क्या रहेगा, ये डिसाइड करने का राइट कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे उतने जजेस किसी हाई कोर्ट में बैठेंगे। प्रेसिडेंट भी डिसाइड करेंगे बेसिकली किस बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे, तो वो देखेंगे कि उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट्स के रीजन में कितना पॉपुलेशन है, कितने केसेस है, कितना बर्डन है काम का। उस हिसाब से हर एक हाई कोर्ट का नंबर प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। जैसे एग्जांपल लेंगे कि जिस महाराष्ट्र स्टेट बॉम्बे हाई कोर्ट का रीजन सिर्फ महाराष्ट्र स्टेट के लिए नहीं है, तो भाई 2 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी, मतलब एक यूनियन टेरिटरी है दादरा नगर हवेली एंड दीव दमन। उस हिसाब से अगर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र कहने से अच्छा बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें, तो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो स्ट्रेंथ है, मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट में मैक्सिमम कितने जजेस बैठ सकते हैं, तो उसका एक नंबर डिसाइडेड है 75, कितने बैठ सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक्चुअली देखें तो आज बॉम्बे हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस एंड अदर 70 अदर जजेस, ऐसे 71 जजेस मिल रहे हैं। मैक्सिमम स्ट्रेंथ 75 रखा गया, फिलहाल एक और 71। लेकिन यहाँ और एक मजे की बात आप देखेंगे, हम लोग बाद में चेक करेंगे, गूगल में अभी नहीं करेंगे। भले हम लोग कह रहे हैं कि भाई 71 इतने जो है वो जजेस अपॉइंटेड है, प्रेसिडेंट ने इतने अपॉइंट किए गए हैं परमानेंट जजेस, परमानेंट इन द सेंस उस पोस्ट पे। लेकिन फिर भी अगर हम लोग नंबर्स देखें कि एक्चुअली में कितने बैठ रहे हैं, तो एक्चुअली में आपको दिखेगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में टोटल 94 जजेस मिलेंगे आपको, 94। अब ये जो 71 के ऊपर इतने नंबर जा रहे हैं लगभग 23, तो ये कौन से जजेस हैं वो हम लोग बाद में ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमें कुछ पढ़ना है, ठीक है, हाई कोर्ट्स में ही, तो हम लोग उसे देखेंगे। एक्चुअली 94 बैठ रहे हैं, लेकिन ऑफिशियली अपॉइंटेड 71 है, ऑफिशियली, रिमेनिंग जो भी अनऑफिशियल है। तो जैसे प्रेसिडेंट किसी हाई कोर्ट के नंबर्स को डिसाइड कर रहे हैं उसका पॉपुलेशन देख के या फिर केसेस का बर्डन देख के, वैसे ही प्रेसिडेंट को और एक राइट है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं भाई इस हाई कोर्ट का काम बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो उस हिसाब से प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के अलग अलग बेंचेस भी क्रिएट कर सकते हैं। बेंचेस
अब ये जो बेंचेस वाला मामला है, देखो क्या हम लोग कह रहे हैं ना, कि हम लोग कह रहे हैं कि अगर ऑफकोर्स उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट में काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो प्रेसिडेंट उस हाई कोर्ट्स का काम हल्का करने के लिए उसी रीजन में उसके अलग अलग बेंचेस भी क्रिएट कर सकते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल भी हम लोग महाराष्ट्र ही लेंगे। अगर हम महाराष्ट्र नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट, अगर हम लोग बॉम्बे हाई कोर्ट की बात करें तो बॉम्बे हाई कोर्ट्स के 3 बेंचेस हमें दिखेंगे। एक बॉम्बे हाई कोर्ट का बेंच है नागपुर, एक है औरंगाबाद मतलब छत्रपति संभाजी महाराज नगर, और तीसरा जो बेंच है वो है पणजी गोवा में। 3 बेंचेस हमें दिखेंगे। तो ये जो इतने जजेस जो है ना वो डिवाइडेड हैं, मतलब उसमें से कुछ बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में बैठेंगे, कुछ पणजी में बैठेंगे, कुछ औरंगाबाद में बैठेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ अगर समझ के जो कि नागपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर कुछ होता है और अगर हम लोग ये चाहे कि नहीं भाई इस मामले को हम लोग हाई कोर्ट ले जाएंगे तो बिल्कुल ले जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसको हाई कोर्ट ले जाते समय आपको सीधा बॉम्बे ही मतलब मुंबई जाने की ज़रूरत नहीं है। नागपुर में ही उसका एक बेंच है, आप केस को यहाँ डाल सकते हो सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात, नागपुर बेंच ने जो भी जजमेंट दिया उसके खिलाफ आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कोई इशू नहीं। हमने इन कामों को हल्का करने के लिए बस इनके ब्रांचेस डाले हैं कि भाई ये भी है, चलो रीजनल जो है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है, इस तरीके से हमें बेंचेस भी मिलेंगे। ठीक, क्या ये वैसे दिया है राइट जो है वो प्रेसिडेंट क्रिएट करेंगे ऐसा कहा गया है, लेकिन बेसिकली कैसा है वो सारा डिसाइड उधर से ही रहता है, कोर्ट नहीं करेगा, कोर्ट नहीं करता, कोर्ट नहीं करेगा, उनको नहीं है वो राइट। देन अपॉइंटमेंट जजेस का, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है तो सुप्रीम कोर्ट में हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का राइट जो है वो प्रेसिडेंट को है। अब हम लोग आ रहे हैं हाई कोर्ट्स में। हाई कोर्ट के जजेस का भी अपॉइंटमेंट होगा, और बात यही होगी कि अगर हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होगा तो वो अपॉइंटमेंट कौन करेगा। यहाँ पे एक बड़ा कन्फ्यूज़न रह सकता है, यहाँ पे बिल्कुल एक कन्फ्यूज़न रह सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा हम लोग स्टेट लेवल पे ही है ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कन्फ्यूज़न रह सकता है। जब सेंट्रल लेवल पे देश का सुप्रीम कोर्ट और वहाँ के जजेस की अपॉइंटमेंट की बारी है तो प्रेसिडेंट ने किया, यहाँ पे अब हम लोग स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट्स के जजेस अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये माइंड में आ सकता है कि हाई कोर्ट्स के जजेस का अपॉइंटमेंट गवर्नर तो नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। गवर्नर को अपने रीजन के हाई कोर्ट्स के जजेस को अपॉइंट करने का राइट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। वो कर सकता ना जजेस अपॉइंट, लेकिन हाई कोर्ट के नहीं, लोअर कोर्ट के जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है वहां के जजेस गवर्नर अपॉइंट करेंगे। रही बात हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का राइट ये प्रेसिडेंट को ही है, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। तो पहले हम लोग ना हाई कोर्ट के सीजी है, मतलब सीजी के अपॉइंटमेंट के बारे में, जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इन्हें अगर हमें अपॉइंट करना है तो वो अपॉइंट करने का अपॉइंटमेंट का राइट जो है वो प्रेसिडेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से उन्हें जैसे लगता है वैसे किसी को एज अ सीजी अपॉइंट करेंगे। नहीं, प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते समय उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर से कंसल्ट करेंगे, और इसके अलावा जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसर्न करके वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपॉइंट करेंगे। बस ये अपॉइंटमेंट करते समय फिर से एक बार प्रेसिडेंट को किसी ना किसी से कंसर्न करना पड़ेगा, किसी ना किसी से एडवाइस लेना पड़ेगा। यहाँ पे एडवाइस लेते समय ऊपर में जो हमने 2 वो देखे थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, मतलब सेम उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर, देश के चीफ जस्टिस, लेकिन इसके अलावा उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनसे भी कंसर्न करना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड गवर्नर। लेकिन बात यही पे आ जाती है कि यहाँ भले ही हम कह तो रहे हैं कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट कहीं ना कहीं कंसर्न भी करेंगे, एडवाइस भी लेंगे, वो भी ठीक है। मामला ये है कि ठीक गवर्नर का यहाँ पे इतना बहुत कुछ खास रोल नहीं है,
बात ये है कि आप जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसर्न कर रहे हो, आप जब एडवाइस ले रहे हो, वो आपको एडवाइस दे रहे हैं, चीफ जस्टिस ने आपको जो एडवाइस दी उस एडवाइस के आधार पे आपने उस पर्टिकुलर जज का अपॉइंटमेंट किया है क्या, मामला ये है। दूसरी भाषा में यहाँ से जो भी एडवाइस जारी है वो एडवाइस मानना प्रेसिडेंट पे कंपलसरी है क्या, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। और बहुत बार यहाँ जो प्रेसिडेंट की बदमाशी नहीं कहेंगे हम लोग, लेकिन सोचो ना आप, यहाँ अगर हम लोग एक तरफ सुप्रीम कोर्ट देखें और दूसरी तरफ हाई कोर्ट देखें, तो सुप्रीम कोर्ट में तो 33 ही जजेस हैं। रेयर कंडीशन में बड़ी मुश्किल से साल में गलती से एक बार या फिर पकड़ लो 2 बार शायद प्रेसिडेंट नए से जजेस को अपॉइंट करता होगे। लेकिन आप सोचो कि हाई कोर्ट्स में कितना अपॉइंटमेंट होता है, आप सोचो ना, इतने 25 हाई कोर्ट्स हैं, महाराष्ट्र हाई कोर्ट का स्ट्रेंथ 75 है, यूपी इलाहाबाद और एक बड़ा हाई कोर्ट है, तो हर साल कितने तो जजेस अपॉइंट किए जाते होंगे या फिर चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जाते होंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गोलमाल होता है, और गोलमाल होने के चांसेस इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि आप बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि नहीं भाई सुप्रीम कोर्ट का मामला तो वो तो क्रूशल मामला है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो मतलब सेंट्रल के केसेस लेता ही है और देखता ही है। लेकिन ऐसा थोड़ी है, हाई कोर्ट्स में भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस जाते हैं, अरे फंडामेंटल राइट्स के केसेस जाते ही हैं ना हाई कोर्ट्स में। तो इसीलिए वहाँ पे भी गवर्नमेंट पूरी कोशिश करता है कि उनके फेवर के लोग बैठे, पूरी कोशिश यही होती जाती है। लेकिन इसीलिए मामला ये है कि यहाँ प्रेसिडेंट को जो एडवाइस मिला है सीजीआई के तरफ से, ये मानना प्रेसिडेंट पे कंपल्शन है क्या, उसको लेके सेम आज तक 3 जजेस केसेस हमें जो है वो आते हुए दिखते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के टाइम अपॉइंटमेंट के बारे में हमने 1982, 1993, 1998 और उसके बाद 4th जज केस 2014-15 का भी देखा है ना। उसी तरीके से यहाँ अपॉइंटमेंट को लेके भी केसेस गए थे, कहा सुप्रीम कोर्ट ही, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको लेके अपना जजमेंट जो है वो दिया है कि इन्होंने दिया हुआ एडवाइस ये कंपलसरी है कि नहीं है। वो याद आ रहा आपको कि क्या क्या जजमेंट थे 1982, 93 और 1998 के, याद है ना? पक्का भूल जाओ 2-5 मिनट के लिए पूरी तरीके से, नहीं तो बहुत भीषण कंफ्यूज हो जाओगे। सही में भूल जाओ कि हमने क्या पढ़े सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ हाई कोर्ट में एकदम सोचो कि हम पहली बार ऐसा कुछ तो पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या जजमेंट दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। जब भी हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होगा तो प्रेसिडेंट जो एडवाइस ले रहे हैं वो एडवाइस प्रेसिडेंट पे फर्स्ट टाइम जब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेके जजमेंट दिया कि यहाँ जो ऊपर से जो भी एडवाइस आ रहा है वो प्रेसिडेंट ने मानना ये कंपलसरी है क्या, तो यहाँ पे सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि बिल्कुल कोई कंपल्शन नहीं है। ये बस थॉट एक्सचेंज हो रहा है इनके बीच में कि भाई आप बताइए क्या करना चाहिए, वो बता रहे हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट अपने हिसाब से जो है वो जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं, मतलब इनका रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट पे कंपलसरी नहीं, ये पहला इनका जजमेंट था। लेकिन कुछ सालों के बाद 1993 में एक अलग जजमेंट सामने आया। सेम ईयर जब सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके जजमेंट दिया था, उसी साल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट को लेके भी अपना जजमेंट दिया था। और वो ये कि जब भी प्रेसिडेंट हाई कोर्ट्स के जजेस को अपॉइंट करेंगे और प्रेसिडेंट इसको लेके जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एडवाइस लेंगे, इन्होंने जो रिकमेंड किया है सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने जो रिकमेंड किया है वो मान के ही प्रेसिडेंट जज को अपॉइंट करेंगे। तो यहाँ पे कंपलसरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को और थोड़ा हल्का फुल्का चेंज किया और कहा कि प्रेसिडेंट एडवाइस लेके ही अपॉइंटमेंट करेंगे, खुद के मर्जी से नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें एक पैनल की तरफ से एडवाइस लेना है, जिस पैनल में एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इनके अलावा इनके बाद के जो भी 2 सीनियर जज होंगे, इन तीनों का एडवाइस लेके प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंटमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये 3rd जज केस था। पहले इसमें कह रहे हैं कि कंपलसरी नहीं है, सेकंड इसमें कह रहे हैं कि कंपलसरी है, सीजीआई का ओनली सीजीआई।
और थर्ड इसमें कह रहे हैं कि और उसके बाद के जो दो क्वालिफिकेशन देखो रखे गए हैं ना, वो ऐसा है। सेकंड तो ऐसा है कि उस पर्सन ने देश की किसी भी ज्यूरी पोस्ट पे एटलीस्ट 10 ईयर का उसका एक्सपीरियंस हो, किसी भी ज्यूरी पोस्ट में। अब ऐसे बहुत सारे पोस्ट है ज्यूरिस्ट, उसको ऐसे अलग से समझने की जरूरत नहीं। या फिर इसके अलावा थर्ड क्वालिफिकेशन में उसने किसी भी कोर्ट में एटलीस्ट उसका 10 ईयर का एज ए लॉयर एक्सपीरियंस हो। जब हमने सुप्रीम कोर्ट का क्वालिफिकेशन देखा ना, तो उसमें हमने चलो ठीक है, एक तो कॉमन जो मामला है वो तो देखा ही था कि ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके अलावा हमने देखा था कि एटलीस्ट उन्होंने किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल एज ए जज काम किया हो, 10 साल किसी भी हाई कोर्ट में उन्होंने एज ए लॉयर सर्विस दी हो। यहाँ पे 10 ईयर का है, ठीक है, एक जूरिस पोस्ट पे और दूसरा जो है वो लॉयर का। ठीक, क्वालिफिकेशन के बाद डालिए उनका टर्म 10 ईयर। तो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जैसे ही हाई कोर्ट में भी किसी भी जजेस का जो टेन्योर है ऐसा कुछ फिक्स नहीं बताया गया कि 5 साल 2 साल 3 साल, नहीं। जो कुछ बताया गया है उनका रिटायरमेंट एज, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में देखे कि उनका रिटायरमेंट एज 65 है। 65 जिस दिन हो जाएंगे उस दिन वो रिटायर हो जाएंगे। सेम अगर हम लोग हाई कोर्ट देखें तो हाई कोर्ट के जजेस का रिटायरमेंट एज है 62। तारीख है 10 तारीख है ना इसकी, 10 मार्च। 5 मार्च को मिश्रा जी रिटायर हुए होंगे, दिल्ली हाई कोर्ट के जो जज थे, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, कल डिस्कशन होगा। इस बार मतलब अब तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इस बार अच्छा खासा डिस्कशन होगा इस बात पे। मतलब अब तक किसी क्लास में नहीं हुआ इम्पीचमेंट को लेके। इम्पीचमेंट को लेके इन द सेंस जो हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे भी इम्पीचमेंट देखा था ना, तो कितने एग्जाम्पल लिए थे हमने? 2 ही एग्जाम्पल, 1993 बी रामास्वामी, 2018 मिश्रा जी, याद है ना? वो भी तो मतलब एक्सेप्ट भी नहीं किया था स्पीकर ने। हाई कोर्ट में भी देखा जाए ना तो अब तक हमें पढ़ाने के लिए कुछ था ही नहीं डेटा। अब तक हम लोग 2 ही रेफरेंसेस देते थे, सौमित्र सेन और इसके अलावा अच्छे ही थे वो मैसूर हाई कोर्ट के, बताऊंगा मैं। लेकिन पिछले साल भर में, एक साल में, सिर्फ एक साल में भाई हमारे मिलाडो ने तो कमाल कर दिया। 3 मिलाडो के लेके जो है वो गया था उधर मामला इम्पीचमेंट को लेके। ये बड़ा सीरियसनेस इसको दिखाना पड़ेगा भाई, क्योंकि कोर्ट्स के जजेस के ऊपर इम्पीचमेंट का प्रोसेस के लिए अगर कहीं सामने जा रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ आशा उन्हीं से कर सकते हैं। और कुछ कुछ मामले ऐसे थे कि वो बिल्कुल मामले जाना चाहिए था, इम्पीचमेंट लगना भी चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो ये बड़ा सीरियसनेस अब उसमें हर किसी को दिखाना ज़रूरी है। तो हम लोग बात करेंगे उसको लेके, हम कल ही इम्पीचमेंट पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। तो इनका ऐसा कोई फिक्स टर्म तो है नहीं। इनका रिटायरमेंट एज दिया है 62। और अगर हम लोग मेन कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये रिटायरमेंट एज 60 ही था, 60। बीच में एक अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट करके उसको 2 साल बढ़ाया गया, 62 तक वो सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओथ, अच्छा मैं ऑप्शन देता हूँ। हाई कोर्ट्स के जजेस अपने पोस्ट का ओथ लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके सामने, प्रेसिडेंट इनके सामने, गवर्नर इनके सामने, नन ऑफ द अबव। अच्छा, अगर हम सिर्फ अपॉइंटमेंट पढ़े तो हम सीधा तीर प्रेसिडेंट पे ही मारेंगे। भाई तूने अपॉइंट किया, हम तो शपथ तेरे ही सामने लेंगे कुछ भी हो जाए, राइट। पर यहाँ पे ना ये थोड़ा सा टेढ़ा मामला है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन ओथ प्रेसिडेंट नहीं देते, वो ओथ लेते हैं उस स्टेट के गवर्नर के सामने। ये मसला है, लिखो गवर्नर। तो जैसे 2018 में बाकी लोगों के, बाकी जो प्रेसिडेंट है या फिर चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, उनका भी सैलरी जो है वो रिवाइज किया गया। तो उसी तरीके से हाई कोर्ट्स के जजेस का भी सैलरी रिवाइज हुआ है। अगर हम लोग चीफ जस्टिस देखें और अदर जजेस देखें तो चीफ जस्टिस को 250 एंड अदर्स को 225,
ऑफ कोर्स ये मामला हमने सुप्रीम कोर्ट में नहीं पढ़ा क्योंकि वहाँ पे कोई चांसेस ही नहीं ट्रांसफ़र के, लेकिन यहाँ तो हाई कोर्ट्स के ये जजेस रहेंगे तो हाई कोर्ट, एक हाई कोर्ट से बिल्कुल उनका ट्रांसफ़र बाकी हाई कोर्ट्स में किया जाएगा ही। ट्रांसफ़र को लेके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देखो क्या बताता है, अगर किसी भी हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र किसी और हाई कोर्ट में करना है तो ऑफकोर्स ये जो राइट दिया है ट्रांसफ़र करने का वो प्रेसिडेंट का ही है कि प्रेसिडेंट उनका ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। लेकिन मामला वही है कि भाई यहाँ मामला हम बात कर रहे हैं जुडिशरी की, तो जुडिशरी के मामले में एग्जीक्यूटिव एकदम होल एंड सोल डिसीजन लेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, आपको जुडिशरी से ही कंसर्न करना पड़ेगा उसके लिए। इसी कारण भले ही प्रेसिडेंट जो है वो ट्रांसफर करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट को इसको लेके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसर्न करना जरूरी है। सीजीआई से एडवाइस लेंगे और उसके हिसाब से वो ट्रांसफर करेंगे। इस तरीके से तो अपॉइंटमेंट के टाइम भी तो ये एडवाइस ही लेते थे, लेकिन उस टाइम पे भी तो क्वेश्चन मार्क आ ही गया था ना, भाई आपने एडवाइस तो ले लिया, ठीक है, लेकिन आप मान रहे हो क्या उस बात को लेके? ये बड़ा सीरियस मामला है। अगर हम लोग 1975 से लेके 1977 तक देखें तो ये 1.5-2 सालों में 21 मंथ्स हार्डली, इतने समय में हाई कोर्ट्स के जजेस का इतना ट्रांसफर हुआ है जिसकी कोई सीमा नहीं थी, जिसकी कोई हद नहीं थी। एक मसला गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इसके पहले भी मैंने आपको कई बार बताया हो ये बात, 1971 का 5th लोकसभा इलेक्शन, उस लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट रायबरेली से इंदिरा गांधी चुन के आ गई उनके खिलाफ, लेकिन राजनारायण नाम के पर्सन ने डाला इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला कि भाई करप्शन हुआ है। उसका जजमेंट आया था 12 लगभग जुलाई 1975 कि भाई करप्शन हुआ है और मैडम को हटना पड़ेगा, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट भी जाएगा, लोकसभा का सीट भी जाएगा, मैडम 6 साल के लिए अंदर भी जाएंगे। अब यहाँ गड़बड़ हो गई, इसी के कारण अगले बस 12-13 दिनों में जो है वो नेशनल इमरजेंसी लागू किया तो गया, और नेशनल इमरजेंसी लागू करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट का वो बेंच जिन्होंने मैडम के खिलाफ दिया था जजमेंट, उनको वहां से उठाया, अलग अलग हाई कोर्ट में फेंक दिया। बाकी और भी हाई कोर्ट के सारे वो जजेस जो गवर्नमेंट के खिलाफ बात करते थे सबको उठा के छोटे छोटे हाई कोर्ट में फेंक दिया। तो ये एक टाइप का तो पनिशमेंट था। यहाँ तो सीजीआई का सुना भी नहीं गया, सीजीआई सर पकड़ के बैठे होंगे बेचारे, मैं क्या करूं, मतलब मेरे बच्चे इधर के उधर फेंके जा रहे हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे कि करे तो करे क्या। तो ऐसे मामलों में कॉन्स्टिट्यूशनल कहीं ना कहीं एक, जिसे हम लोग कह रहे हैं कि कंट्रोल लाना जरूरी था। और इसी कारण यहाँ प्रेसिडेंट जब भी ट्रांसफर करेंगे किसी जज का, तो यहाँ जो एडवाइस लिया जा रहा है, ये एडवाइस को लेके प्रेसिडेंट एडवाइस के हिसाब से ट्रांसफर करेंगे कि क्या करेंगे, इसको लेके भी आज तक सुप्रीम कोर्ट में 3 केसेस गए। जैसे अपॉइंटमेंट को लेके गए ना, उसी तरीके से ट्रांसफर को लेके भी गए, और उस केसेस के जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिए वो देखना जरूरी हो जाएगा। तो पहली केस गई थी 1977, फर्स्ट केस। इतना हल्का फुल्का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि उसका कोई फर्क, कोई परिणाम प्रेसिडेंट पे नहीं पड़ने वाला था। जैसे बड़ा सिंपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि आज का क्लास खत्म होने के बाद मैं जाते जाते मैं आपको कह दूं कि बेटा नेक्स्ट मंडे हम लोग केस लेंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, और बोल के निकल गया। आप सोचो आप कितना सीरियसली लोगे मेरे बात को। आपको मालूम है कहते रहते हैं जाने दो, हम तो हमारे हिसाब से हम तो आएंगे ही नहीं। मंडे तो हमारा जो है वो एक अलग हॉलीडे रहता है, सेल्फ डिक्लेयर छुट्टी रहती है हमारी, हम तो आएंगे ही नहीं। ऐसे ही यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस बात को लेके ये था कि प्रेसिडेंट ने किस तरीके से ट्रांसफर करना चाहिए। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट जजमेंट ये कि ट्रांसफर ये कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट में होना जरूरी है, वो कभी भी पनिशमेंट के तौर पे ना हो, ये जजमेंट दे दिया। और क्या कहते हो आप, मतलब गवर्नमेंट को इतना ह्यूमैनिटी है कि वो चाहेंगे कि हाँ भाई अब हम लोग ना बिल्कुल पब्लिक इंटरेस्ट में करेंगे, हम लोग पनिशमेंट के द्वारा नहीं करेंगे, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। लिख सकते हो कि ट्रांसफर पब्लिक इंटरेस्ट में हो, ट्रांसफर करने के पीछे के ऑब्जेक्टिव ये पनिशमेंट ना हो। यहां फिर से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था वो लगभग ऐसे था कि जिसे एटलीस्ट पनिशमेंट मिल रही है, फिर पनिशमेंट के तौर पे, पनिशमेंट के नाम से जिसका ट्रांसफर किया जा रहा है ना, तो वो एक बीच का रास्ता निकल सकता था। मतलब सीधा सीधा अगर हम पॉइंट पे आए
तो इस जजमेंट ने एक्चुअली नया पावर जजेस को दिया था और वो था जुडिशियल रिव्यू का। समझाते हैं क्या है जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट्स को जुडिशियल रिव्यू ऑलरेडी है, लेकिन इस मामले में जुडिशियल रिव्यू देखो कैसे काम करने वाला था। जुडिशियल रिव्यू का ना मैं बड़ा सिंपल सा आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल इन द सेंस उसका स्टेटमेंट कर दूं। जुडिशियल रिव्यू मतलब एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के डिसीजंस को कहीं ना कहीं रिपील करना, उनको रोक देना, उन डिसीजंस को, डिसीजंस कुछ भी रह सकते हैं, एक्ट्स, लॉज, रूल्स कुछ भी रह सकते हैं, ऑर्डर्स कुछ भी रह सकते हैं, उसे हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहेंगे। यहां देखो जुडिशियल रिव्यू कैसे काम करेगा। इस केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि वो जज जिसे लगता है कि उनका ट्रांसफर एक पनिशमेंट के द्वारा किया गया है या फिर पनिशमेंट देने के लिए उनका ट्रांसफर किया गया है, तो उन्हें पूरा राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस बात को चैलेंज करे। और अगर सुप्रीम कोर्ट में ये जब बात आती है और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यस ये ट्रांसफर जो है वो पनिशमेंट को लेके ही किया गया है, तो वो ट्रांसफर रोक दी जाएंगी। तो इस जुडिशियल रिव्यू का मीनिंग ये निकलता है कि जिसको लगता है कि उसको पनिशमेंट मिल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। इससे पहले समझ लो आप कि ये क्योंकि बड़ा लंबा प्रोसीजर था कि किस हिसाब से उनका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कैसे नहीं किया जा सकता है, फिर आप भले लिखते बैठना। अब इसके ये जजमेंट जो है, ये जजमेंट भी बिल्कुल प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि आपने ही करना है ट्रांसफ़र, लेकिन आप जब ट्रांसफ़र करोगे तो आपने लेना है, कंसर्न करना है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियन से, उसमें सीजीआई और इनके अलावा 4 उतने ही सीनियर जजेस, मतलब अपॉइंटमेंट के लिए जो बॉडी रहता है ना, सेम उसी तरीके से ये कॉलेजियम है। लेकिन ये मसला बस यहां तक सीमित नहीं है। मामला देखो क्या है, ये जो कॉलेजियम है ये देखो काम कैसे करेगा। एग्जाम्पल लेंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट से किसी XYZ जज का ट्रांसफर करना है और वो करना है एग्जाम्पल इलाहाबाद हाई कोर्ट में, एग्जाम्पल के लिए। तो ऑफकोर्स यहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, इनका रोल इंपॉर्टेंट। देखो 1998 का जो जजमेंट है वो ये कहता है कि किसी भी जज का कहीं पे भी ट्रांसफर करना है तो उसको लेके पहले सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई और 4 जजेस, ये जो कॉलेजियम है, वो जिस हाई कोर्ट से ट्रांसफर हो रही है उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसर्न करेंगे कि आपके हाई कोर्ट से ये जज का ट्रांसफर हो रहा है, निकाल दे। अगर इन्होंने हाँ कहा तो फिर जहां हो रही है वहां के चीफ जस्टिस से, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछा जाएगा कि आपके हाई कोर्ट में वहां के हाई कोर्ट से जज को ट्रांसफर किया जा रहा है, भिजवा दे। अगर यहां से कंसर्न मिला इनका, अगर वो मिला, दोनों तरफ से पॉजिटिव वो फेवर मिला, तब जाके ये कॉलेजियम प्रेसिडेंट को कहेंगे कर दो ट्रांसफर, और तब जाके वो ट्रांसफर होगी। तो आज इतना बड़ा लंबा प्रोसीजर है तो कॉलेजियम ही, लेकिन जहां से हो रही है वहां के चीफ जस्टिस, जहां हो रही है वहां के चीफ जस्टिस, इनसे एडवाइस लेके। हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ते समय ये देखा था कि एक बार उनका रिटायरमेंट हो गया, 65 हो गए, रिटायरमेंट के बाद वो किसी भी हाई कोर्ट में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, एज ए लॉयर वो सर्विस नहीं दे सकते। उसके पीछे का रीजन भी हमने देखा था। हाँ देखो कैसा है ना कि हम उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बस प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए डाल रहे हैं, बाकी कामों के लिए नहीं। ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी काम करते बैठेंगे, वो नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ऑफकोर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज हैं या फिर कमीशन हैं, उसके एज ए चेयरमैन, एज ए मेंबर बिल्कुल जैसे रहते हैं। जैसे जब हम लोग पढ़ेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, देन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसके जो आपको मिलने वाले हैं चेयरमैन, ये रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड जजेस, ये लोग मिलने वाले हैं। प्रोविजन ही ऐसा है। लेकिन आपको जिस हम लोग प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप रिटायर्ड हो गए, अब ठीक है, आप फ्री हो गए, आप किसी भी पर्सन का केस ले सकते हो और उस केस को रिप्रेजेंट कर सकते हो कोर्ट में। इसको लेके सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे हमने पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्शंस डाला है। और रिस्ट्रिक्शंस डालने के पीछे का मकसद ये था कि वो रिटायर हो गए, अब सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बैठा है वो उनके जूनियर है, और अगर इन्होंने किसी की केस ली
तो अब सीनियर रिटायर्ड जो जज है वो केस को रख रहे हैं अपने जूनियर के सामने, तो जूनियर तो हिल जाएंगे भाई, और कहीं थोड़ा बहुत बायस होके वो अपना जजमेंट देंगे। अच्छा, हमने तो ये एग्जांपल बस सुप्रीम कोर्ट को लेके रखा था। आप सोचो कि हमने उनको परमिट दे दिया रहता कि आप कहीं भी जाके कर लो प्राइवेट प्रैक्टिस, तो यही रिटायर्ड जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के किसी हाई कोर्ट में जाके अगर वो लॉयर बन गया, उसने केस रखी, उनके तो पैर हिलने लग जाएंगे ना, जो सामने बैठे हैं जो पैनल है। और अगर लोअर कोर्ट चले जाए तो मरी जाएंगे वो, तो वहां के जो जजेस है, आप सोचो कि इतने सीनियर जज है वो कैसे डिसीजन देंगे ना, जजमेंट कैसे। तो इसलिए हमने ये रिस्ट्रिक्शंस डाला। सेम रिस्ट्रिक्शंस हाई कोर्ट्स के जजेस पे भी डाला गया था। मेन कॉन्स्टिट्यूशनल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल डाला है। आप रिटायर हुए तो उसके बाद आप कहीं पे भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, लेकिन ये जो इतना रिजिडनेस दिख रहा है हमें, इसमें इसको थोड़ा सा हमने फ्लेक्सिबल किया। 1956 के 7th अमेंडमेंट ने हमने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस देखो क्या। अब हम हाई कोर्ट्स के जजेस को ये परमिशन देते हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन कहाँ कर सकते हो और कहाँ नहीं, इसको एकदम उन्होंने क्लियर किया है कि वो कहाँ कर पाएंगे और कहाँ नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल लेंगे, कोई पर्सन है, XYZ पर्सन है, उसने अपने जीवन में बॉम्बे हाई कोर्ट में काम किया है एज अ जज, इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट में काम किया है, इसके अलावा एग्जाम्पल सिक्किम हाई कोर्ट में काम किया है, और एग्जाम्पल के लिए सिक्किम हाई कोर्ट से वो रिटायर हो गया है। अगर मामला ऐसा है 3 हाई कोर्ट में उसने सर्विस दिया, वो रिटायर हो गया, अब आफ्टर रिटायरमेंट 62 हो गया उनको, अब वो किसी के प्राइवेट केसेस ले सकते हैं क्या? तो हाँ, ले सकते हैं। बस मामला ये है वो केसेस इन हाई कोर्ट्स में ना हो, मतलब उन्होंने जहां ऑलरेडी सर्विस दी है वो वहां पे प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं दे पाएंगे, वहां पे सर्विस नहीं दे पाएंगे। जैसे एग्जांपल लेंगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने कभी पैर भी नहीं रखे, वहां पे वो एज अ जज उन्होंने सर्विस नहीं दिए, तो वहां पे वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जहां जहां वो जज थे वहां पे उन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस है। बाकी अदर हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट आल्सो, यहां पे भी वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर ही जाना है ना, कोई इशू नहीं है। एक्टिंग एंड एड होक, ऐसे लिखो, एक्टिंग एड होक एंड रिटायर्ड जजेस। एक्टिंग एड होक एंड रिटायर्ड जजेस हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पढ़ा है, ये आर्टिकल 126, 127 एंड 128। कल हम लोग शुरू करेंगे, यही से शुरू करेंगे। गलती से भी उसे याद मत करना, पढ़ो ही मत और रिवीजन ही मत करना, क्योंकि एक एक्स्ट्रा का पॉइंट है वो कंफ्यूज करेंगे आपको, ठीक है? भले कल के बाद उसे रिवाइज करते रहो आप, ठीक है? चलो यहाँ रखेंगे।